हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत शर्मा जी हैं, राधे राधे शर्मा जी। सूरज कुमार मिश्रा जी हैं, सूरज कुमार मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी हैं, लपसोम हैं, आशुतोष पटेल हैं, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और पीयूष यादव हैं, यशवंत यादव जी हैं हमारे साथ जी। आदित्य कुमार निगम और यशोवर्धन यादव, जय हिंद, नमस्ते जी। पुनीत, प्रिया, अमन यादव, अभिषेक जी हैं, रजत सोनी हैं, नेहा राजपूत हैं, राज चौहान हैं, अभिलेश चौबे जी हैं, राहुल कुमार गोंड हैं, मोहित हैं, गोपाल कुमार जी हैं, जावेद जी हैं, अतुल कुमार हैं, बहुत बहुत सुभाशीष, रजनीश कुमार जी हैं, एकलव्य मौर्य हैं, शुभम यादव हैं, अर्जुन हैं, विवेक हैं, सचिन हैं, मोनी हैं, जादूगर हैं, ब्रजेश सिंह हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल मेरी मैराथन थी और मैंने इस बारे में आपको ग्रुप पर सूचित कर दिया था, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की ही मैराथन थी वो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो मैराथन देखी होगी। ठीक है, सिविल चैनल पर थी, सभी ने वो मैराथन देखी होगी और उस मैराथन से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। जब हम सिविल की तरफ जाते हैं तो दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है चीजों का, है ना। तो वहां पर आपने कुछ डिटेल, कुछ बहुत डेप्थ चीजें देखी होंगी। आप लोग इस बैच में बोलते रहते हैं कि सर आप डेप्थ पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां देखिए कि वो, ठीक है वो बहुत ज्यादा डेप्थ था। यहां तो आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में है। बाकी का वो भी कंप्लीट नहीं था, मैं आपको बताऊं, कंप्लीट इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ बचा हुआ है, लेकिन वहां पर केवल उतना ही कराना था, ठीक है, जितना मुझे निर्देश दिया गया था। तो नमस्ते जी, सब लोग अच्छे हैं। अच्छा, शनिवार की जो रिवीजन वाली क्लास हुई थी, जिसमें हमने कंप्लीट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, मतलब इकोलॉजी और इकोसिस्टम, हमने वहां पर बहुत अच्छे से रिवाइज किया था। इकोसिस्टम और इकोलॉजी को रिवाइज किया था। इस शनिवार जो क्लास होगी तो उससे आगे के जो लेक्चर्स हैं वो इस शनिवार हम रिवाइज करेंगे। पिछले शनिवार आप लोग बोलने लग गए थे, शायद 2 घंटे या उससे थोड़ी सी ऊपर क्लास हुई थी, 2.5 घंटे के आसपास, और आप बोलने लग गए कि नहीं सर बहुत है इतना। लेकिन इस शनिवार आप अपने आप को प्रिपेयर करना, कम से कम नहीं तो 3 घंटे की क्लास के लिए पहले से ही आप एक माइंड मेकअप करना कि आपको 3 घंटे की क्लास लेनी है ना जी। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी मैराथन होती है ना तो फिर मैं क्लास नहीं ले पाता, फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि कंटेंट भी बनाना होता है जी। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, शानदार हैं। आज हम बात करेंगे बच्चे संरक्षित वन और आरक्षित वनों के बारे में। ठीक है, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वह रहेगी संरक्षित वन और आरक्षित वन। संरक्षित वनों को देखेंगे कि भाई संरक्षित वन क्या होते हैं, और आरक्षित वनों को देखेंगे आरक्षित वन क्या होते हैं, है ना। इन दोनों के विषय में हमारी चर्चा रहेगी। और आरक्षित वन, इसके बाद फिर हम राज्यवार नेशनल पार्क देखेंगे और कोशिश करेंगे कि राज्यवार जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको क्लास के क्लास में याद कर लें, क्योंकि ये ना केवल इन्वायरमेंट इकोलॉजी बल्कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके जी। चलिए, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं। ठीक है, शुभम मैंने देख लिया, ठीक है, आपके कमेंट को मैंने देख लिया और मैं जरूर इस पर चर्चा कर लूंगा, ठीक है ना, आप चिंता ना करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरक्षित वन। ठीक है, सबसे पहले आरक्षित वन। आरक्षित वन को हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इसको आरएफ के नाम से भी जाना जाता है। आरक्षित वन, इसको बोलेंगे हम लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, आरक्षित वन, इसको आरएफ के नाम से भी जाना जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, आरएफ, आरक्षित वन। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आरक्षित वन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझेंगे और इन वनों के क्या क्या फीचर्स हैं ये देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आया है कि आरक्षित वन को घोषित करने का अधिकार किसको होता है। तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको घोषित करने का अधिकार होता है राज्य सरकार को। इसका जो अनाउंसमेंट किया जाता है, इसका जो अनाउंसमेंट किया जाता है
इसका जो अनाउंसमेंट किया जाता है ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भैया? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी क्षेत्र को आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में कौन आरक्षित करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार मेरे प्यारे बच्चे किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित कर देती है। और जब राज्य सरकार किसी भी वन भूमि को या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित कर देती है तो फिर वो आरक्षित वन एक्चुअली सरकार की संपत्ति बन जाता है। किसकी संपत्ति बन जाता है? फिर वह सरकार की संपत्ति बन जाता है। तो इसी बात को आपको लिखना है कि राज्य सरकार के द्वारा जब राज्य सरकार किसी भी वन भूमि, किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को, किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित कर देती है, राज्य सरकार किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित घोषित कर देती है, उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो वह सरकार की संपत्ति बन जाता है। घोषित कर देती है तो वह सरकार की संपत्ति होता है। सरकार की संपत्ति होता है। ये बात आपको समझना। तो यहां पर राज्य सरकार बेटा किसी भी वन भूमि को या किसी भी बंजर भूमि को जब आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देगी तो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने के बाद फिर वह जो संपत्ति है वह संपत्ति किसकी हो जाती है? वह संपत्ति आपकी राज्य सरकार की हो जाती है या फिर वह सरकारी संपत्ति हो जाती है। फिर वह सरकारी संपत्ति है। अगर वह सरकारी संपत्ति है तो निजी व्यक्ति ना तो वहां पर कोई संपत्ति खरीद सकता है बच्चे, और निजी व्यक्ति ना फिर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अपनी गतिविधि कर सकता है। तो इस संबंध में हम समझेंगे कि यहां पर इस क्षेत्र में क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम यहां पर यह समझेंगे कि जो क्षेत्र है घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब राज्य सरकार ने घोषित कर दिया तो यहां पर राज्य सरकार को क्या क्या अधिकार मिलते हैं? फिर यहां पर बेटा राज्य सरकार को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, तो पहले मैं वो अधिकार आपको बताऊंगा फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी भी क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित कर दिया, माफ कीजिएगा, अगर किसी भी क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया किसने? राज्य सरकार ने। या तो कोई वन भूमि है, कोई फॉरेस्ट एरिया है या फिर कोई बंजर भूमि है। अगर सरकार ने उसको आरक्षित वन घोषित कर दिया तो फिर उसके बाद बच्चे वो सरकार की संपत्ति हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर जितनी भी गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां, संपूर्ण ह्यूमन एक्टिविटी, समस्त प्रकार की मानवीय गतिविधियां यहां पर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हो जाती हैं, प्रतिबंधित हो जाती हैं। यह बात ध्यान रखना है कि यहां पर सभी मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं जब तक कि सरकार के द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति ना दी जाए। आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको लिखना है कि क्या क्या अधिकार है मेरे भाई, क्या क्या अधिकार है। तो नंबर फर्स्ट, यहां पर सभी मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं। यहां पर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं। गतिविधियां ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती हैं। पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती हैं। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं, जब तक कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति ना दी जाए। सरकार के द्वारा बेटा अनुमति ना दी जाए।
जब तक कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति ना दी जाए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चे कि सभी प्रकार की जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं वह पूरी की पूरी मानवीय गतिविधि यहां पर प्रतिबंधित हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां, जैसे ना तो यहां पर निजी भूमि का कोई स्वामित्व हो सकता, कोई अगर चाहे तो यहां पर निजी भूमि नहीं खरीद सकता। कौन कौन सी गतिविधियां हैं कि निजी भूमि का स्वामित्व नहीं है बच्चे? यहां पर स्वामित्व नहीं, नो ओनरशिप। ठीक है, ध्यान रखना, नो ओनरशिप, कोई निजी भूमि का स्वामित्व नहीं होता यहां पर। दूसरा बेटे, यहां पर जैसे आप चराई नहीं करवा सकते। अगर आप चाहें अपने जो आपके पालतू पशु हैं, आप इन पालतू पशुओं को ले जाकर वहां पे चराई करवाएं, ठीक है, या फिर सूखी लकड़ी आप ईंधन के पर्पज से कलेक्ट करें, नहीं। ठीक है, चराई ग्रेजिंग, चराई ग्रेजिंग एवं सूखी लकड़ी का जो संग्रह है वह भी प्रतिबंधित है। सूखी लकड़ी का जो संग्रह है वह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है। आप ये भी नहीं कर सकते, सूखी लकड़ी का भी आप प्रतिबंध मतलब जो है ना बच्चे, संग्रह भी नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए होता है ना बच्चे कि जो वहां के स्थानीय समुदाय हैं, जो वहां पर जनजातियां रह रही हैं, जनजातियां सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लें फॉर द पर्पज ऑफ कि भाई ठीक है कि हमारी ईंधन वगैरह की आवश्यकता की पूर्ति होने लग जाए, हम वहां पर खाना वगैरह बनाने लग जाए, तो ये भी नहीं किया जा सकता। मतलब सभी प्रकार से पूरी तरह से बच्चे ठीक है प्रतिबंधित है। स्थानीय समुदायों को भी यहां पर जाने की अनुमति नहीं होती। आप ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो क्षेत्र होता है ये पूरी तरह से सरकार के पूर्ण नियंत्रण वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये सरकार के पूर्ण नियंत्रण वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इस बात को, सरकार के पूर्ण नियंत्रण वाला क्षेत्र है। पूर्ण नियंत्रण वाला, कंप्लीटली कंट्रोल्ड, सरकार के पूर्ण नियंत्रण वाला क्षेत्र है, कंप्लीटली कंट्रोल्ड एरिया है ये। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इस पर कंप्लीटली कंट्रोल किया गया है। दूसरा, भारत का जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है, उसका 50% जो है वो आरक्षित है, 50% रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, हमारे भारत में जितना भी वन क्षेत्र है, संपूर्ण वन क्षेत्र का 50% कैसा है? रिजर्व फॉरेस्ट है। ये बात आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण वन क्षेत्र का, संपूर्ण वन क्षेत्र का 50% जो है वह कैसा है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है। संपूर्ण वन क्षेत्र का 50% रिजर्व फॉरेस्ट है। यहां पर 2 से 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार किसी भी वन क्षेत्र को, जैसे कोई भी वन क्षेत्र या बंजर भूमि है, तो कोई भी वन क्षेत्र या बंजर भूमि पड़ी हुई है तो राज्य सरकार उसको घोषित कर देती है कि भाई वह रिजर्व फॉरेस्ट है, वो आरक्षित वन है। ठीक है ना बच्चे? तो कोई भी वन क्षेत्र या कोई भी बंजर भूमि है, किसी भी वन क्षेत्र या बंजर भूमि को जी, किसी भी वन क्षेत्र या बंजर भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना, आरक्षित वन घोषित करना, ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। जो राज्य सरकार ने बच्चे किसी भी वन क्षेत्र को या बंजर भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया, तो फिर वहां पर जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी हैं, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं, वहां पर सारी की सारी मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं, पूरी तरह से। वहां पर जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं बेटा, सारी की सारी मानवीय गतिविधियां ठीक है बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाती हैं। ना पर वहां पर ना तो आप बेटा अपने जो आपके पेट्स हैं, जो आपके पालतू पशु हैं, ना पर आप उनकी चराई करवा सकते, ना ही वहां से आप कोई सूखी लकड़ी वगैरह प्राप्त कर सकते। कोई वहां पर ऐसा कोई पौधा है जिसका मेडिटेशन ठीक है क्वालिटी है, तो ना ही आप मेडिटेशन क्वालिटी वाले किसी भी पौधे से वहां पर आप कोई भी फल या फिर कोई भी उत्पाद प्राप्त कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई उत्पाद भी आप वहां पर प्राप्त नहीं कर सकते जिसे आपको लगता है कि साहब ठीक है इस प्रकार का वन वहां पर पाया जाता है, ठीक है उसकी ये क्वालिटी है, तो आप वहां पर वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। कब तक प्राप्त नहीं कर सकते?
जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा इस बात की कोई अनुमति ना दी जाए तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर अनुमति दी जाती है सरकार के द्वारा तो फिर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना सरकार की अनुमति के आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है? ये बात समझ में आई सभी को? तो तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते, नहीं कर। और ये पूरी तरह से सरकार की संपत्ति है। दिस इज अ टोटल, ठीक है, अ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। ये पूरी तरह से सरकार की संपत्ति होता है, राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां, आप यहां पर निजी भूमि खरीद ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, टूरिज्म वगैरह की दृष्टि से आप यहां पर कोई निजी भूमि खरीद रहे हैं, कल को वहां पर आप होटल वगैरह बनाने, कोई रेस्टोरेंट वगैरह बनाने लोग आते हैं, तो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि सरकार इसकी अनुमति ना दे। चराई, ग्रेजिंग और सूखी लकड़ी का भी आप संग्रह नहीं कर सकते, वो भी पूरी तरह से कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। ये जितना भी संपूर्ण वन क्षेत्र है भारत में संपूर्ण वन क्षेत्र का 50% ऐसा है जिसको सरकार ने रिजर्व कर रखा है। संपूर्ण वन क्षेत्र का 50% ऐसा है जिसको सरकार ने रिजर्व कर रखा है, और ये सरकार के कंप्लीटली कंट्रोल्ड वाला रीजन होता है। यहां पर सरकार का पूरी तरह से वो होता है बच्चे, कंट्रोल्ड होता है जी। ये आप बताएंगे, ठीक है ना सर? आरक्षित और संरक्षित में डिफरेंस क्या है? जी हाँ, अभी आपने आरक्षित वन देखा, अब मैं इसके जस्ट बाद आपको संरक्षित वन बताऊंगा कि संरक्षित वन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आई तो मुझे आप एक बार थम्स अप करके बताओ, और मुझे थोड़ी सी आप अनुमति दो कि 1-2 मिनट में, ठीक है, चाय खत्म कर दूं अपनी। चलिए, अब एक प्रश्न आ रहा है कि सर ये किस सूची का विषय है? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, ये किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का या फिर राज्य सूची का? ये किस सूची का विषय है तो आप पूछ रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है, वन्य एवं वन्यजीव, ठीक है ना, वन एवं वन्यजीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये राज्य सूची का विषय था। और 42वें संविधान संशोधन से हमने इसको समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो अभी वर्तमान में कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा हुआ ना जी। चलिए आइए, अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको बोलेंगे पीएफ, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये है आपके पीएफ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अभी भैया संरक्षित वन क्या होते हैं ये भी हमें समझना है कि है क्या। देखो बच्चे, संरक्षित वन जो है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये ऐसे वन होते हैं जी जहां पर सरकार के पास संपत्ति के अधिकार होते हैं, लेकिन निजी समुदाय जो हैं, जो निजी व्यक्ति हैं, लेकिन वो निजी व्यक्ति वहां के स्थानीय समुदाय होने चाहिए, वहां पर स्थानीय समुदायों को भी कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। मतलब सरकार के पास, सरकार के पास, ठीक है, संपत्ति का स्वामित्व होता है, ऑनरशिप होती है सरकार के पास इन क्षेत्रों में। ये ध्यान रखना है, यहां पर सरकार के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, समझना, यहां पर सरकार के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, यहां पर सरकार के पास संपत्ति का स्वामित्व है, लेकिन स्थानीय समुदायों को भी कुछ विशेष कार्यों की अनुमति दे रखी होती है। जो वहां के लोकल कम्युनिटीज होती हैं, जो वहां के स्थानीय समुदाय होते हैं, वहां पर स्थानीय समुदायों को भी
कुछ अधिकार दे रखे होते हैं, कुछ अधिकार दे रखे होते हैं। स्थानीय समुदायों को भी कुछ अधिकार दे रखे होते हैं। जी हां, अब स्थानीय समुदायों को कुछ अधिकार दे रखे होते हैं, तो आप वहां पर हमसे पूछेंगे कि सर स्थानीय समुदायों को कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे ठीक ना, चरने का अधिकार, चराई का, ग्रेजिंग का, कि वह अपने जीव जंतुओं को चरवा सकते हैं, वहां से सूखी लकड़ी बीन सकते हैं, सूखी लकड़ी जो ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी, ठीक है, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, सूखी लकड़ी के कलेक्शन का अधिकार, कलेक्शन का अधिकार। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सूखी लकड़ी को कलेक्ट कर सकते हैं, यस, आप कहेंगे जी हां सर, लेकिन अगर आप कहेंगे सर वहां पर वह कुछ, ठीक है, तोड़ सकते हैं, नहीं, तोड़ नहीं सकते, कुछ भी तोड़ नहीं सकते, कुछ भी काट नहीं सकते, काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, कुछ भी काट नहीं सकते, और किसी भी प्रकार की कोई बच्चे अब संरचनात्मक विकास नहीं कर सकते, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वह अब संरचनात्मक विकास नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का वह कोई अब संरचनात्मक विकास नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई निजी व्यक्ति चाहे वहां कोई होटल वगैरह बना दे, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, है ना। चलिए, तो तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, अब संरचनात्मक विकास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, बस केवल वह सूखी लकड़ी को कलेक्ट कर सकते हैं और चराई वगैरह कर सकते हैं। यहां पर दूसरी बात बताऊं, इन क्षेत्रों में आप टहल सकते हैं, इन क्षेत्रों में टहलने का अधिकार है आपको, लेकिन ये आप ये कह सकते हैं कि जब तक किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित ना किया जाए सरकार के द्वारा, तो यहां पर गतिविधियों की अनुमति होती है, घूमने की, टहलने की अनुमति होती है, जब तक कि उन्हें प्रतिबंधित ना किया जाए। तो आप ये लिख सकते हैं कि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति है, ठीक है ना, जो एक फॉरेस्ट में आप करते हैं, ठीक है, कोई भी फॉरेस्ट है तो किसी भी फॉरेस्ट एरिया में आप घूम सकते हैं, आप टहल सकते हैं, किसी भी फॉरेस्ट एरिया में आप जंगल सफारी कर सकते हैं, किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, आप क्या नाम है बच्चे, घूम सकते हैं, जिसको कहते हैं ट्रैकिंग करना। तो आप उस फॉरेस्ट एरिया में ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि उनको स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित ना किया जाए। क्लियर है? तो सभी गतिविधियां यहां पर मान्य होती हैं जो कि एक फॉरेस्ट एरिया में होती हैं, सभी गतिविधियां मान्य हैं, मान्य हैं, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया में होती है मेरे भाई, फॉरेस्ट एरिया में। आप कहेंगे जैसे सर लाइक ट्रैकिंग करना, आप घूम सकते हैं वहां पर, ट्रैकिंग करना, तो सभी प्रकार की गतिविधियां मान्य हैं, लेकिन कब तक मान्य हैं? जब तक कि उनको प्रतिबंधित ना किया जाए, जब तक कि उनको प्रतिबंधित ना किया जाए, ना किया जाए, जब तक कि उनको प्रतिबंधित ना किया जाए तब तक। तो जब तक कि उनको प्रतिबंधित ना किया जाए तब तक सभी प्रकार की गतिविधियां उस फॉरेस्ट एरिया में लाइक ट्रैकिंग वगैरह ये सब मान्य होती हैं। क्लियर है? अच्छा, आइए अब हम आगे चलते हैं। संरक्षित वन, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूं इसमें थोड़ा सा, कि मान के चलिए कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कोई भी संरक्षित वन है। एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कोई भी संरक्षित वन है, ठीक है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर वहां पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता है तो आप उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह क्या कर सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो किसी भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं
वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर, है ना बच्चे, वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर, वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर हम उसे प्रमोट कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य को फिर हम प्रमोट कर सकते हैं आगे राष्ट्रीय उद्यान में, वन्य जीव अभयारण्य को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क में। आगे चलकर अगर हमको ऐसा लगता है कि अच्छी जैव विविधता है, इसको बहुत बड़े स्तर पर संरक्षित और आरक्षित किया जाना चाहिए, इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए, हम ये तो कर सकते हैं, मतलब इसकी अनुमति होती है, इसकी अनुमति होती है, लेकिन हम इनको डिमोट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, डिमोट नहीं कर सकते, डिमोट करने की अनुमति नहीं होती, प्रमोट करने की अनुमति होती है, प्रमोट करने की अनुमति होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप पूछना चाहेंगे, आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी संरक्षित वन को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप नेशनल पार्क बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप संरक्षित वन बनाते हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा प्रमोट करेंगे, कभी भी डिमोट नहीं करेंगे, हमेशा प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, ये किया जा सकता है। क्या ये बात मेरी समझ में आई सभी को? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, एक बार आप इसे देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, इसे आप देख लें, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट है। ये जो आपका भारतीय वन अधिनियम है 1927, भारतीय वन अधिनियम में, ठीक है, इनको लिस्टेड किया है, इनको भारतीय वन अधिनियम में रखा है, बस इतना आपको समझना है। ये अकॉर्डिंग टू भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसके अंतर्गत आरक्षित और संरक्षित वनों को समझाया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना आपको समझना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, क्लियर हुआ, ये बात सभी को समझ में आई? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं? सभी प्यारे साथी हमें बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कर देता हूं जो हेडिंग्स है उनको, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओहो, चलो लाइट किया है जिससे कि ये जो है आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए, ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चे नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ये एक कठिन, ठीक है, टॉपिक है, क्योंकि ठीक है, राज्यवार आपको नेशनल पार्क याद करने हैं कि किस राज्य में कितने नेशनल पार्क है। तो राज्यवार जब नेशनल पार्कों को हम लोग याद करेंगे तो वास्तव में एक कठिन कॉन्सेप्ट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी, मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि आप यही कोशिश करना कि साथ के साथ आप बार बार इनको रिवाइज करते हुए चले जाएं और याद करते हुए चले जाएं, है ना। अभी हमारे पास 30-35 मिनट हैं इस क्लास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के जो नेशनल पार्क हैं उनको हम क्रमवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड, ठीक है, नेशनल पार्क, और यहाँ पर नेशनल पार्क में हम सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड का नेशनल पार्क। उत्तराखंड बिल्कुल ठीक है, लेटेस्ट सूची है। आपको याद ये करना है कि उत्तराखंड में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 6 है। देखिए उत्तराखंड में कितनी है नेशनल पार्क की संख्या? 6 है जी, 6 है। अब उत्तराखंड में जो 6 नेशनल पार्क हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। हम सब लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट को, इसका जो पहले नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट, लेकिन अभी बदलकर रामगंगा कर दिया गया है और यहां से रामगंगा नदी बहकर जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है।
ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये दूसरा नेशनल पार्क है, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तीसरा नेशनल पार्क है आपका राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, ठीक है, हाथी, ठीक है, ये एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए राजाजी नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद अगला है गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। और अगला है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद और उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। एक बचा हुआ है आपका, और वो एक जो है वो है फ्लावर वैली, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फूलों की घाटी और नंदा देवी ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। मैं बायोस्फीयर रिजर्व को भी बताऊंगा, पहले आप इनको समझ लें। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, राजाजी, फूलों की घाटी, नंदा देवी और गोविंद नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, एक प्रश्न होता है कि क्या कोई ट्रिक है इनको याद करने की? क्या किसी ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं? क्या किसी ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर इनको मैंने भी याद किया है तो एक सिंपल सा फंडा है, और वो सिंपल सा फंडा क्या है कि बार बार इनका रिवीजन करके मैंने इस तरह से इनको याद किया, ठीक है। मुझे पता है कि गोविंद नेशनल पार्क है, ठीक है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट या जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था वो नेशनल पार्क है। तो मैंने ऐसे करके इनको याद कर लिया, मैंने ऐसे करके बच्चे इनको याद कर लिया, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है। और जब मैं बार बार इनका रिवीजन करूंगा तो ये मुझे याद हो ही जाएगा, ये मुझे याद हो ही जाएगा, ठीक है। फिगर हम बना लेंगे और इस तरह से फिगर बनाने पर ये हमें और, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम आगे चलेंगे। दूसरा, उत्तराखंड से ही लगा हुआ हम देखेंगे हिमाचल। हिमाचल में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। हिमाचल, हिमाचल में 5 नेशनल पार्क है, 1 2 3 यहां कर लो और 2 यहां पर कर लो, तो यह है हिमाचल। हिमाचल में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है बाबू? हिमाचल में 5 नेशनल पार्क हैं। अब आप में से हिमाचल में अगर आपने ग्रेट हिमालयन, ठीक है, हिमाचल में ग्रेट हिमालयन, क्योंकि हिमालय का जो महान हिमालय वाला हिस्सा है जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालयन, तो वहां पर ये नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पहला। दूसरा है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा, इसको भी हम याद कर लेंगे, खीर गंगा नेशनल पार्क को, ये दूसरा नेशनल पार्क है। तो सबसे पहला नेशनल पार्क हो गया हमारा ग्रेट हिमालयन, दूसरा हो गया खीर गंगा। तीसरा नेशनल पार्क है हमारा इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। बस बिल्कुल खुले दिमाग से और ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करके आप इनको याद कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन माइंड से और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके बच्चे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 हो गए, 2 बचे। एक है आपका पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क, और एक है आपका सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। तो ये आपके हिमाचल में टोटल, ठीक है, कितने नेशनल पार्क हैं? हिमाचल में टोटल आपके मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, हिमाचल में टोटल कितने नेशनल पार्क है? 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल में। और हिमाचल में जो 5 नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा हिमाचल में है, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क ये हिमाचल में है, पिन वैली। इंदर किला ये हिमाचल में है, इंदर किला। खीर गंगा ये हिमाचल में है, खीर गंगा। ग्रेट हिमालयन ये हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हुए आपके सामने हैं, ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा, ठीक है ना, इंदर किला, पिन वैली और सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा। टोटल ये 5 नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है।
अब हम हरियाणा में चलेंगे। हरियाणा, हरियाणा में बड़ा सिंपल है याद करना, क्योंकि हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं। तो जहां 1-2 नेशनल पार्क हैं वो याद करना बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। एक इधर निकाल दो, एक इधर निकाल दो। हरियाणा में है 2 नेशनल पार्क, एक ऐसे कर दो और एक ऐसे कर दो। 2 नेशनल पार्क हैं हरियाणा में। अब देखो आप समझेंगे, देखिए मेरे साथ आप आएंगे उत्तराखंड में, साथ के साथ हम याद करेंगे, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य ये है कि क्लास फालतू लग जाए लेकिन साथ के साथ हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टोटल कितने नेशनल पार्क हुए? 6 नेशनल पार्क हुए उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट, पुराना नाम हेली है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है, याद हुआ सभी को? सबसे पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जिसका नाम है आपका जिम कॉर्बेट। हेली था, ठीक है, रामगंगा नदी यहां से होकर जाती है। राजा जी, ठीक है, दूसरा है राजा जी, आपको याद रखना है। गंगोत्री तीसरा है, गंगोत्री हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सर गंगोत्री नेशनल पार्क है। एक नंदा देवी है और एक आपका फूलों की घाटी है। नंदा देवी फूलों की घाटी याद हो गया। एक गोविंद नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड में। टोटल 6 हुए उत्तराखंड में। 6 में से एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी, गोविंद और एक आपका गंगोत्री। ठीक है, अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश पर, देखना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन, ठीक है, पिनवेली, सिंबलवाड़ा, याद हुए? ग्रेट हिमालयन बोलो मेरे साथ, सर ग्रेट हिमालयन, यस ग्रेट हिमालयन है। पिनवेली, सर पिनवेली है। सिंबलवाड़ा, सर सिंबलवाड़ा है हमारा। ठीक है, इंदर किला है सर, इंदर किला, और एक हमारा खीर गंगा है, इंदर किला है, खीर गंगा है। ठीक है, आइए अब हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में एक है आपका कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, 2 में से एक है हमारा कालेसर नेशनल पार्क। एक कौन सा है? कालेसर। और दूसरा हरियाणा में एक स्थान है सुल्तानपुर, उसी के नाम पर है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर उसी के नाम पर है। ठीक है, जब आप जाएंगे सुल्तानपुर, जब आप दिल्ली से हरियाणा जाएंगे मेट्रो से तो सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पड़ता है। तो इसी सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के नाम पर आप याद कर लेना सुल्तानपुर। ठीक है, कालेसर, और एक आपका हो गया भैया जी, ठीक है ना, सुल्तानपुर, कालेसर, और आपका ये हो गया हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में टोटल 2 नेशनल पार्क हुए, एक कालेसर हुआ, ठीक है, कल्लू, एक कालेसर हुआ और एक सुल्तानपुर हुआ, कालेसर सुल्तानपुर। चलिए ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान रखना, कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताता चला जाऊंगा। यहां पर जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ये यूनेस्को की जो हेरिटेज वो है, मतलब हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। ग्रेट हिमालय यूनेस्को के, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, टेंजिबल में, मूर्त विश्व धरोहर स्थल, टेंजिबल, ठीक है ना, हेरिटेज में। तो एक टेंजिबल हेरिटेज में शामिल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है, यूनेस्को के। सुल्तानपुर जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक रामसर स्थल है और ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। एक रामसर साइट है, रामसर स्थल है, और ये पक्षियों के आश्रय के लिए, पक्षियों के हैबिटेट के लिए फेमस है, हैबिटेट के लिए फेमस है, पक्षियों के लिए, पक्षियों के हैबिटेट के लिए फेमस है। तो हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर, कालेसर, और आपके हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने हुए? 5 हुए हिमाचल में, और आपका उत्तराखंड में 6 हुए। ये जगह अभी आपको याद हो गए होंगे, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं भाई, देखिए यहां तक कोई दोहराई नहीं है। कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर सुल्तानपुर। अब हम आते हैं, हमारा इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, केवल एक उत्तर प्रदेश में, और वो एक है आपका कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। वो एक है दुधवा, ठीक है, नेशनल पार्क केवल एक है, और वो भी एक कौन सा है? आपका दुधवा नेशनल पार्क है। अब आप कहेंगे दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका बारहसिंगा, इसके लिए फेमस है, ठीक है, और यहां पर कई अन्य पशु भी पाए जाते हैं जैसे कि लाइक टाइगर, ठीक है, बाघ, उसके लिए भी फेमस है दुधवा। तो दुधवा है,
ठीक है, दुधवा आपका इज फेमस फॉर, ठीक है, बारहसिंगा, बारहसिंगा हिरन के लिए फेमस है, बाघ के लिए फेमस है, हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है, ये तराई क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में तो केवल एक है दुधवा, उत्तर प्रदेश से तो याद करने का कोई वही नहीं है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे लद्दाख, लद्दाख में भी एक ही है, ठीक है, और लद्दाख में एक है हेमेसाई, लद्दाख में एक है हेमेसाई, हेमेसाई, हेमेसाई के बारे में क्या है, हेमेसाई के बारे में क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भाई, हेमेसाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। कोई भी आपसे पूछे कि सर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ये है। सबसे छोटा नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में है साउथ बटन, लेकिन अगर सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जो है वो हेमेसाई है, सबसे बड़ा। कालेसर सुल्तानपुर हरियाणा में, हेमेसाई लद्दाख में। आपसे पूछा जाए दुधवा, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो हेमेसाई। अब जम्मू कश्मीर पर आते हैं। जम्मू कश्मीर में टोटल 4 नेशनल पार्क हैं। जम्मू कश्मीर में 4। ऐसा चमत्कार आपने पहली बार देखा होगा कि कोई ट्रिक नहीं है और राज्यवार आप सभी नेशनल पार्क को क्लास के क्लास में याद करते हुए जा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा आपने पहली बार देखा होगा। और वास्तव में मैं सारे नेशनल पार्क लिटरली आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, बस एक क्लास और लगेगी, सारे नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद नहीं करने, ठीक है, हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व जरूर याद करने हैं आपको, तो मैं बायोस्फीयर रिजर्व जरूर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन यूनेस्को के, ठीक है ना, वो जो सूची है आपकी विश्व धरोहर स्थल उसमें शामिल है, कौन कौन यूनेस्को में, ठीक है, आपकी हेरिटेज साइट में शामिल किए गए, और यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में कब कब किसको शामिल किया ये भी मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। हेमेसाई ये भारत का सबसे बड़ा है, हेमेसाई ये मैंने आपको बता दिया। अब जम्मू कश्मीर में आपके 4 हैं, ऐसे करके 4 बना लो आप, 1 2 3 4। चलिए, एक है आपका दाची गांव जम्मू कश्मीर में, एक है मेरे प्यारे बच्चे आपका दाची गांव, एक है आपका किश्तवाड़ जिला है वहां पर जम्मू कश्मीर में, तो उसी के नाम पर है, किश्तवाड़ के नाम पर ही, किश्तवाड़, किश्तवाड़। एक है सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली मेरे प्यारे बच्चे। अब सलीम अली एक बर्ड सेंचुरी भी है ना बाबू, सलीम अली एक बर्ड सेंचुरी भी है, लेकिन वो कहां पर है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वो गोवा में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है, गोवा में, ठीक है, यहां पर नहीं है। और एक बच्चा आपका जम्मू कश्मीर में, तो एक है आपका नाग, नाग से याद करना, काजी का नाग, काजी नाग, ठीक है। जैसे आपने देखी होंगी जितनी भी झील हैं जिनके पीछे नाग है, शेषनाग झील, वेरी नाग झील, अनंतनाग झील, ये सारी नाग वाली झील कहां पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो इसलिए काजी नाग आपको ऐसे याद करना है, कैसे याद करना है, काजी नाग। तो काजी नाग, ठीक है ना, सलीम अली, ठीक है सर, दाजीगाम, और आपका किश्तवाड़, किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़। ये हुआ क्लियर, 4 हुए जम्मू कश्मीर में, 4 हुए जम्मू कश्मीर में, 4 हुए। अब इसमें ये जो दाची गांव है आपका, दाची गांव फेमस है, एक हंगुल होता है, हंगुल के लिए, हंगुल एक वाइल्ड लाइफ है, हंगुल, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। इस हंगुल को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग, ठीक है ना, कश्मीरी स्टैक के नाम से भी जानते हैं, कश्मीरी स्टैक, तो हंगुल के लिए फेमस है, कश्मीरी स्टैक के लिए, कश्मीरी स्टैक के लिए। ये कश्मीरी स्टैक का, हंगुल का एकमात्र हैबिटेट है पूरे भारत में, एकमात्र हैबिटेट है, एकमात्र आश्रय है, ठीक है सर, मेरे साथ साथ बोलो। तो जम्मू कश्मीर में 4, जम्मू कश्मीर में 4 कौन कौन से, दाचीगाम हुआ जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर में एक जिला है किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ के नाम पर हुआ,
दाचीगाम के नाम पर हुआ। एक नाग, काजी नाग के नाम से याद करना है। तो एक काजी नाम है और एक सलीम अली है। एक काजी नाग है और एक कौन से, एक सलीम अली है। एक काजी नाग है और एक कौन से है, सलीम अली है। ऐसे करके आपको याद करना है। अब हम आगे चलेंगे और शायद मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इस राज्य में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। और आप समझ गए कि मैं किस राज्य की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एक्चुअली मध्य प्रदेश में है। टोटल कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं। बच्चे कितने हैं? 11। ठीक है, तो 11 ऐसे बना लो, 11 नेशनल पार्क ऐसे बना लो, ठीक ना। अब आपने देखो जो बहुत फेमस फेमस नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सुने होंगे, उनको रिवाइज करो। आपने कान्हा सुना होगा, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कान्हा आपने सुने होंगे, कान्हा। गोविंद, गोविंद उत्तराखंड में है। कान्हा गोविंद, देखिए एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कान्हा और गोविंद जो हैं बच्चे, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कान्हा साहब यहाँ पर है, गोविंद साहब उत्तराखंड में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कान्हा, बांधवगढ़, गढ़ ये आपने सुना होगा, बांधवगढ़। आपने पन्ना सुना होगा, पन्ना। आपने पेंच सुना होगा, पेंच महाराष्ट्र में भी है। मतलब पेंच का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में है। पेंच का जो विस्तार है बेटा, पेंच आपका मध्य प्रदेश में भी और पेंच आपका महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। इसके बाद आपने सतपुड़ा सुना होगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा, माधव। तो देखो कान्हा और माधव दोनों ही किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कान्हा और माधव दोनों आपको यहां पर मिल जाएंगे, कान्हा और माधव दोनों मिल जाएंगे, कान्हा माधव। इसके बाद आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो संजय गांधी नेशनल पार्क ये आपका यहां पर मिल गया। अब आपके बचे हुए कितने हैं? ये थोड़े से कठिन हैं, ये तो वो है जो हमने सुने हैं। अब बचे हुए 1 2 3 4, ठीक है, 7 हमने याद कर लिए, 4 हमारे थोड़े से कठिन हैं। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमने नहीं सुने। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ठीक है ना, माधव, सतपुड़ा, माधव और संजय। तो कान्हा और माधव, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क एक है ये हमारा, वन विहार नेशनल पार्क। वन विहारी कहेंगे इसको, चाहे इंग्लिश कह दो चाहे हिंदी कह दो, वन विहार कहेंगे। एक हमारा फॉसिल्स नेशनल पार्क, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जीवाश्म, फॉसिल्स नेशनल पार्क बच्चे, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल्स, ठीक है, नेशनल पार्क। एक है हमारा कूनो नेशनल पार्क, कूनो, ठीक है। तो एक है बेटा केवल फॉसिल्स, केवल फॉसिल्स नेशनल पार्क, एक है कूनो, एक है डायनासोर फॉसिल्स जी, एक है हमारा डायनासोर फॉसिल्स। जी, एक है बच्चे हमारा क्या, डायनासोर फॉसिल्स। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डायनासोर जीवाश्म, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल्स। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे। मध्य प्रदेश में टोटल कितने बच्चे? 11। अब मध्य प्रदेश में 11 में से कौन कौन से हमने सुने हैं? कान्हा जी सुने हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, माधव और संजय गांधी, ठीक है, माधव और संजय गांधी। वन विहार, ठीक है ना, कूनो, जीवाश्म और डायनासोर जीवाश्म, डायनासोर फॉसिल्स और डायनासोर फॉसिल्स, ठीक है। अब यहां पर कान्हा और बांधवगढ़ जो है ये टाइगर के लिए है, ये टाइगर रिजर्व है। यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चलता है बेटा। बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा घनत्व है टाइगर का। कान्हा और बांधवगढ़ ये टाइगर रिजर्व है। और ये जो कूनो है, कूनो, यहां पर जो चीता है, चीता का यहां पर रिहेबिटेट किया गया है। ये चीता संरक्षण केंद्र है, कूनो चीता संरक्षण केंद्र है, कूनो। तो मध्य प्रदेश में कितने हुए भैया जी? मध्य प्रदेश में 11 हुए।
कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, माधव, संजय, वन विहार, कूनो, जीवाश्म और डायनासोर जीवाश्म। अगर एक बार हमने रिवाइज कर लिया, केवल एक बार, तो ये हमें याद हो जाने हैं क्लास के क्लास में। अब हम आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे बेटा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में केवल 3 है, तो बहुत अच्छे से याद हो जाने हैं हमें। केवल 3 है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती, गुरु घासीदास, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक हुआ हमारा इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक हुआ हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक इंद्रावती नेशनल पार्क है, एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, गुरु घासीदास को, ठीक है जी। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। और एक हो गया आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी है ना जी। तो टोटल, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से 3 नेशनल पार्क हैं आपके सामने? इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है सर। इसमें इंद्रावती जो है, इसको ध्यान रखना है, इंद्रावती जंगली भैंसे के लिए फेमस है, इंद्रावती जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है आपका इंद्रावती जो है। अब आप देखो भैया, ठीक है, हमने कितने राज्यों के नेशनल पार्क देखे? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हमने 8 राज्यों के नेशनल पार्क देख लिए, ठीक है। और ये 8 के 8 राज्यों के नेशनल पार्क, ठीक है, हमको याद हो गए होंगे। देखो सभी राज्यों में नेशनल पार्क नहीं है, ये बात भी सही है, ठीक है, लेकिन जितने भी राज्यों में नेशनल पार्क हैं वो हमने, ठीक है, उस सूची में जब हम आगे बढ़े तो अभी तक हमने सारे नेशनल पार्क क्लास में याद कर लिए। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कितने लोग हैं जो, ठीक है, इस बात को मानते हैं कि हाँ सर, अभी तक जितने भी नेशनल पार्क बताए गए क्लास में सारे के सारे हमने याद कर लिए, ये क्लास में ही याद हो रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, एक और बात बच्चे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक भैया ने बताया, बिल्कुल बिल्कुल, एमपी में अब बेटा 12 हो गए, ठीक है, एमपी में अब 12 हो गए, एमपी में 12 हो गए, क्योंकि 12वां नेशनल पार्क हमने ऐड नहीं किया, जो कि है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर, मुझे माफ करना बेटा, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क एमपी में 12 हो गए, और ये बिल्कुल दिमाग से हमारे बाहर हो गया। तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अब टोटल 12 हो चुके हैं। हाँ, 12 नेशनल पार्क हैं। ऑप्शन से आप सब बता दोगे, मुझे इतना पता है ना। अगर ऐसे आपको याद ना हुए हो तो ऑप्शन से आप बिल्कुल बता दोगे, वे सब कह रहे हैं बिल्कुल बता दोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बता दोगे। जी, ठीक है ना। आइए, तो डायनासोर फॉसिल्स, फॉसिल्स कूनो चीता के लिए, वन विहार, ओमकारेश्वर, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, माधव और संजय, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी, ठीक है, जंगली भैंसे के लिए ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़, ठीक है, इंद्रावती जंगली भैंसे के लिए है प्रसिद्ध। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप सभी को। गुजरात में 4 हैं, गुजरात के 4 देख लेते हैं जाते जाते, है ना बेटा। चलिए, अभी 5 मिनट है हमारी क्लास में, तो गुजरात में 4 हैं, 4 नेशनल पार्क हैं गुजरात में। अब ये जो गुजरात में, माफ कीजिएगा, अभी जो गुजरात में 4 नेशनल पार्क हैं, ये 4 नेशनल पार्क हमको देखने गुजरात में, तो 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो और 4 कर दो। अच्छा, ऐसे पता है, ऐसे एक बात तो है, आपने देखी होगी कि ऐसे करने से मेमोरी मैपिंग हो जाती है, ऐसा करने से मेमोरी मैपिंग हो जाती है और क्लास की क्लास में याद हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं,
2 क्लास आप मुझे दो, मैं सारे नेशनल पार्क याद करा दूंगा, कोई ट्रिक, किसी भी ट्रिक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है ना आपको। तो गुजरात में एक तो गिर है, गिर इज फेमस फॉर एशियन लॉयन, एशियन लॉयन, एशियन लॉयन के लिए गिर। ठीक है, एक मैरीन नेशनल पार्क है, मैरीन केबल मैरीन है, केबल मैरीन एक अंडमान निकोबार में भी आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, नेशनल पार्क। लेकिन ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना, वहां पर महात्मा गांधी मैरीन मिलेगा, यहां पर केबल मैरीन है, या फिर इस मैरीन नेशनल पार्क को हम कच्छ नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, मैरीन को कच्छ नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। तो गिर एशियन लॉयन के लिए फेमस है। एक मरीन नेशनल पार्क है जिसको कच्छ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक है आपका, ठीक है ना, वंसदा नेशनल पार्क, एक है आपका वंसदा नेशनल पार्क। तो 3 हो गए, वंसदा, वंसदा नेशनल पार्क 3 हो गए। और एक नेशनल पार्क है जो ब्लैक बक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ब्लैक बक के लिए फेमस है, ब्लैक बक के लिए फेमस है, वेलावदर नेशनल पार्क, वेलावदर नेशनल पार्क, वेलावदर, जो ब्लैक बक नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक्चुअली ब्लैक बक के लिए फेमस है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेलावदर नेशनल पार्क, ठीक है, इसका नाम है। तो वंसदा, वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क एशियाई लॉयंस के लिए फेमस है, ठीक है। आपका मैरीन, ये कच्छ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और वेलावदर नेशनल पार्क जिसको आप ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहते हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो टोटल 4 हुए गुजरात के। फिर महाराष्ट्र में 6 हैं, महाराष्ट्र में 6, लेकिन महाराष्ट्र के 6 बता दिए मैंने, तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर से चला जाएगा, मैं इस बात को जानता हूं। तो फटाफट से, ठीक है, रिवाइज करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपने बहुत अच्छे से ये याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। बस इस क्लास के बाद एक बार इनको मन ही मन में आप दोहरा लेना। जब आप मन ही मन में इनको एक क्लास में ना दोहरा लोगे तो सब याद हो जाएगा आपको। हाँ, अभिजीत, बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात क्या थी, मैंने सैटरडे को क्लास ली, और सैटरडे की उस क्लास में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब जो नॉर्मल क्लास होती है उससे भी ज़्यादा संख्या में, ठीक है, स्टूडेंट्स आए थे। इस सैटरडे को फिर से हम रिवीजन क्लास लेंगे। उस रिवीजन क्लास में ये है कि आपको भी पता चल जाता है कि हम किस क्रम से पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो क्रम आपको पता चल जाता है। बाकी का देखो, मैं पूरी मेहनत करता हूँ बच्चे, ठीक है, और साथ ही साथ मेरा एक उद्देश्य केवल पढ़ाना भी नहीं होता, ये भी होता है कि क्लास के क्लास में मैं आपको याद कराता हूँ, ये भी मेरा एक उद्देश्य होता है। बस आप लोगों के लिए है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है ना जी। गुजरात में 4 हैं, गिर, मरीन, बेलावदर और वसंदा। छत्तीसगढ़ में 3 है, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती। मध्य प्रदेश में 12 हो गए, ओमकारेश्वर जी जुड़ गए, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, माधव, संजय, वन विहार, कूनो, चीता के लिए जीवास और डायनासोर जीवास। जम्मू कश्मीर में 4 है, दाचीगाम, हंगुल का एकमात्र प्राकृतिक निवास है, ठीक है, किश्तवाड़ है, काजीनाग है, और आपका सलीम अली है। लद्दाख में 1 है, हेमिसाई, भारत का सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में 1 है, दुधवा है। हरियाणा में 2 हैं, एक सुल्तानपुर कालीसर, सुल्तानपुर एक्चुअली रामसर साइट है। हिमाचल में 5 है, सिंबलबाड़ा है, पिनवेली है, ग्रेट हिमालय, खीरगंगा और आपका इंदर किला है। उत्तराखंड में 6 है, जिम कार्बेट, गंगोत्री, राजाजी, फूलों की घाटी, नंदा देवी और गोविंद, और गोविंद। ठीक है, तो अब आपसे विदा लें भैया, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर कल हमारी मुलाकात होगी शानदार तरीके से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ और मस्त रहिए। थैंक यू।